हेलो ऑल स्टूडेंट्स, हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेप्टेंस का। तो वैलिड एग्रीमेंट के लिए जो है पहले तो प्रपोज़ल दिया जाता है, फिर उसे एक्सेप्ट किया जाता है। तो वो पर्सन जिसे प्रपोज़ल दिया जा रहा है, जब वो उस प्रपोज़ल को स्वीकार कर लेता है, उसको मान लेता है, तो उसे क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस देना। तो क्या है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि व्हेन द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड सिग्निफाइज असेंट देयर टू ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। जब वो पर्सन जिसे ऑफ़र किया गया है उस पर अपनी सहमति दे देता है तो क्या कहा जाता है कि ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया गया। जैसे ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हें जो है अपनी गाड़ी 1 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ, तो बी कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी गाड़ी ख़रीद लूँगा। तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा कि बी ने जो है ऑफ़र को, प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हु कैन एक्सेप्ट। कौन एक्सेप्ट कर सकता है, कौन स्वीकृति दे सकता है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। तो ऑफ़र हमने पढ़ा था जनरल भी हो सकता है और स्पेसिफिक भी हो सकता है। तो अगर ऑफ़र जो है स्पेसिफिक है तो जिस पर्सन को वो ऑफ़र किया गया है वही पर्सन ही उसे एक्सेप्ट कर सकता है। अगर ऑफ़र जनरल है तो फिर कोई भी पर्सन उस ऑफ़र को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि अगर ऑफ़र जो है स्पेसिफिक है तो जिस पर्टिकुलर पर्सन को ऑफ़र किया गया है वही उसे एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसमें एक केस दिया हुआ है बोल्टन वर्सेस जोन्स का। तो इस केस में क्या है कि एक बिजनेसमैन अपना बिज़नेस जो है वो अपने मैनेजर बोल्टन को सेल कर देता है। तो वो अपने कस्टमर्स को नहीं बताता है इसके बारे में, वो अपना बिज़नेस अपने मैनेजर बोल्टन को सेल कर देता है। अब जिस दिन बिज़नेस सेल किया जाता है उसी दिन उस मर्चेंट के पुराने कस्टमर जोन्स के द्वारा जो है एक ऑर्डर भेजा जाता है। जोन्स को नहीं पता कि ओनरशिप चेंज हो गई है, वो ये सोचता है कि उसने पुराने जो है बिजनेसमैन के पास ही ऑर्डर भेजा है। तो अब बोल्टन जो है इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेता है और इस ऑर्डर को जो है वो उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग गुड्स जो है जोन्स के पास भेज देता है और उसको नहीं बताता कि ये जो है बिज़नेस की ऑनरशिप चेंज हो गई है। तो फिर यहाँ पे जो है अब जो जोन्स है वो इन गुड्स को एक्सेप्ट नहीं करता, वो पेमेंट देने से मना कर देता है, गुड्स को एक्सेप्ट नहीं करता। तो अब जो है बोल्टन कोर्ट में जाता है, कोर्ट क्या फैसला देता है कि यहाँ पर जो गुड्स का ऑफ़र है वो बोल्टन को किया ही नहीं गया। बोल्टन को गुड्स जो है बोल्टन के पास ऑर्डर नहीं भेजा गया था, वो पुराने मर्चेंट के पास ऑर्डर भेजा गया था। तो जब बोल्टन के पास ऑर्डर भेजा ही नहीं गया तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो इन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। तो ये था एक स्पेसिफिक एक्सेप्टेंस का केस कि जिस पर्सन को ऑफ़र भेजा जा रहा है वही ही पर्सन उसको एक्सेप्ट कर सकता है और तभी कॉन्ट्रैक्ट जो है क्रिएट हो सकता है। तो नेक्स्ट है जर्नल ऑफ़र। जर्नल ऑफ़र जो है वो सभी के लिए होता है, कोई भी जो है उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे यहाँ कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो है हम दे सकते हैं कि यहाँ पे ये केस जो है आपने पढ़ा है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी कि इसमें एक एडवर्टाइजमेंट दी गई थी और उस एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग मिसेस कार्लिल ने जो है वो मेडिसिन यूज़ की और फिर जो है उसने उसको फिर भी इन्फ्लुएंजा हो गया तो उसने कंपनी के अगेंस्ट केस किया, जो कंपनी ने क्लेम किया था कि 100 पाउंड देने का। तो अब यहाँ पे कोर्ट ने जो है मिसेस कार्लिल के
फेवर में ही डिसीज़न दिया, क्योंकि जो है एडवर्टाइजमेंट दी गई थी और न्यूज़पेपर में या जहाँ जिस भी मीडियम के थ्रू दी गई थी, तो उसमें जो वो ऑफ़र था वो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता था। उसको जो है उस ऑफ़र की कंडीशंस के अकॉर्डिंग वर्क करना था। अगर कंडीशंस के अकॉर्डिंग वर्क किया जा रहा है तो उस ऑफ़र की एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। तो ये एक जनरल ऑफ़र का एक्सेप्टेंस थी, और हमने बोल्टन वर्सेस जॉन्स में एक स्पेसिफिक ऑफ़र की एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस में सबसे पहले है हमारा कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। जो एक्सेप्टेंस है वो बिल्कुल अनकंडीशनल होनी चाहिए। जिस तरह से ऑफ़र किया गया है, जिस तरह से बताया गया है कि ये कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही आपको, तो इस तरह से जो है जिस कंडीशन में आपकी जो है एक्सेप्टेंस की कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जो ऑफ़र की कंडीशन है उसको ही आपने एक्सेप्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपने चलना है। अगर एक्सेप्टेंस में कोई कंडीशन दे दी जाती है तो उसे काउंटर ऑफ़र कह दिया जाता है। तो एक्सेप्टेंस जो है वो अनकंडीशनल होनी चाहिए, उसमें कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर एक्सेप्टेंस में कंडीशन आ जाती है तो ओरिजिनल ऑफ़र ख़त्म हो जाता है। तो जैसे एक एग्ज़ाम्पल भी जो है हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि ए जो है बी को कहता है कि मैं तुम्हें अपनी घड़ी 1000 रुपये में सेल करूँगा। अब अगर बी इसको मान लेता है कि हाँ मैं जो है घड़ी 1000 रुपये में ख़रीद लूँगा, तो ये एक्सेप्टेंस है। लेकिन अगर यहाँ पे बी अगर ये कहता है कि मैं तुम्हारी घड़ी 800 रुपये में लेने के लिए तैयार हूँ, तो ये जो एक्सेप्टेंस है ये अनकंडीशनल नहीं है। यहाँ कंडीशन लग गई। ए ने तो कहा था कि मैं तुम्हें अपनी घड़ी 1000 रुपये में बेचूँगा, लेकिन बी ने क्या कह दिया कि मैं तुम्हारी घड़ी 800 रुपये में ख़रीदूँगा। तो ये ओरिजिनल ऑफ़र ख़त्म हो जाता है। यहाँ एक्सेप्टेंस में कंडीशन लग जाती है तो ये काउंटर ऑफ़र बन जाता है। तो काउंटर ऑफ़र के केस में क्या होता है कि अगर ओरिजिनल ऑफ़र यानी कि बी ने ऑफ़र कर दिया ए को कि मैं तुम्हारी घड़ी 800 रुपये में ख़रीदूँगा, तो पुराना ऑफ़र तो ख़त्म हो गया। अब ए अगर वो अपनी घड़ी बेचने के लिए तैयार हो जाता है 800 में, तो यहाँ पे एग्रीमेंट क्रिएट होगा। अब बी ने ऑफ़र कर दिया ए को, पुराना ऑफ़र ख़त्म और ये नया ऑफ़र आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड इन ए प्रिस्क्राइब्ड मैनर। तो एक्सेप्टेंस जो है उसी तरीके से होनी चाहिए जिस तरीके से बताई गई है। ऑफर ने जो तरीका बताया है उसी तरीके से, उसी समय में, उसी वे में, जिस वे में बताई गई है उसी वे में होनी चाहिए। तो अगर ऑफर जो है, अगर ए बी को कह रहा है कि तुम जो है, ए बी को ये कह रहा है कि मैं तुम्हें अपनी गाड़ी 1 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ और तुम जो है इसे अगर 5 दिन में मुझे बता दोगे और मुझे 5 दिन में पेमेंट कर दोगे और मुझे बता दोगे तो तुम्हें गाड़ी मिल जाएगी। अब यहाँ बी जो है एक टाइम लिमिट सेट हो गई कि 5 दिन के अंदर बी को बताना है कि वो ख़रीदना चाहता है और 5 दिन के अंदर ही उसे पेमेंट करनी है। तो ये प्रेस्क्राइब्ड वे हो गया एक्सेप्टेंस का
कि जो भी टाइम लिमिट है, जो भी वे बताया गया है, उसी के अकॉर्डिंग ही एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अगर कोई टाइम लिमिट सेट नहीं है, कोई वे नहीं बताया, तो वो फिर एक एप्रोप्रिएट वे में होनी चाहिए और एप्रोप्रिएट टाइम में होनी चाहिए एक्सेप्टेंस। अगर बताया गया है तो उसी के अकॉर्डिंग, अगर नहीं बताया गया तो एप्रोप्रिएट टाइम और एप्रोप्रिएट वे पे होनी चाहिए। अब क्या होगा एप्रोप्रिएट टाइम और एप्रोप्रिएट वे, ये जो है डिपेंड करता है, हर सिचुएशन में अलग होगा, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रपोजर कैन नॉट प्रिस्क्राइब द मेथड ऑफ रिफ्यूज़ल। जो प्रपोजर है वो रिफ्यूज़ल का मेथड नहीं बता सकता, यानी कि एक्सेप्टेंस का तो बता सकता है कि एक्सेप्टेंस इतने दिन में हो जानी चाहिए, 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, लेकिन वो रिफ्यूज़ल के बारे में नहीं बता सकता, कि रिफ्यूज़ल को प्रेस्क्राइब नहीं कर सकता। कैसे? इसका एग्ज़ाम्पल जैसे आपको दिया हुआ है कि ए बी को कहता है कि वो अपनी गाड़ी जो है 1 लाख रुपए में बेचना चाहता है। ए बी को अपनी गाड़ी 1 लाख रुपए में बेचना चाहता है। अब क्या है यहाँ पे कि अब क्या कह रहा है कि अगर ए को बी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता तो ये माना जाएगा कि बी जो है वो गाड़ी लेने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे ए बी को अपनी गाड़ी बेचना चाहता है 1 लाख रुपए में। अब ए बी को ये तो कह सकता है कि तुम मुझे 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर बता देना अगर तुम खरीदना चाहते हो तो। लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि अगर तुम्हारी तरफ से मुझे कोई जवाब नहीं मिला तो ये माना जाएगा कि तुम इस गाड़ी को खरीदना चाहते हो। तो जो प्रपोजर है, जो ऑफरर है, वो रिफ्यूज़ल का मेथड प्रेस्क्राइब नहीं कर सकता। एक्सेप्टेंस का तो कर सकता है कि वो ये तो कह सकता है कि अगर तुम 15 दिन में बता दोगे कि तुम गाड़ी खरीदना चाहते हो तो ठीक है, यानी कि तुम्हें 15 दिन के अंदर बताना होगा कि गाड़ी खरीदना चाहते हो या नहीं। लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि अगर तुम जो है मुझे कुछ नहीं बताओगे तो मैं ये मानूंगा कि तुम गाड़ी खरीदना चाहते हो। तो यहाँ पे जो है बी की तरफ से ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उसको बताए, लेटर भेजे, फ़ोन करे कि मैं तुम्हारी गाड़ी नहीं खरीदना चाहता। उसके बाद है नेक्स्ट, एन ऑफर वंस रिजेक्टेड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अनटिल इट इज़ रिन्यूड। अगर एक ऑफ़र एक बार रिजेक्ट कर दिया जाता है तो दोबारा से उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे रिन्यू नहीं किया जाता। क्या मतलब है इसका? कि मान लिया ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हें जो है अपनी गाड़ी 1 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ। अब बी ने क्या कहा ए को कि मैं तुम्हारी गाड़ी 80,000 में ख़रीदना चाहता हूँ। तो अब ओरिजिनल ऑफ़र तो ख़त्म हो गया जब बी ने एक्सेप्टेंस की कंडीशन लगा दी, ठीक है। तो यहाँ पे ओरिजिनल ऑफ़र ख़त्म हो गया। तो ए ने बी को कहा कि मैं अपनी गाड़ी 1 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ। बी ने कहा मैं गाड़ी जो है 80,000 में ख़रीदना चाहता हूँ। तो ओरिजिनल ऑफ़र जो है वो क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। अब अगर बी 1 दिन बाद या 2 दिन बाद फिर से कहता है कि मैं तुम्हारी गाड़ी 1 लाख रुपए में ख़रीदने के लिए तैयार हूँ, तो ये जो ऑफ़र था पहले वाला, ये एक बार बी ने रिजेक्ट कर दिया। अब एक बार बी ने रिजेक्ट कर दिया तो ए इस ऑफ़र के अंडर जो है वो इस ऑफ़र के अंडर बाउंड नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि ए ने पहले कहा था 1 लाख रुपए में गाड़ी बेचना चाहता है और बी ने एक बार मना कर दिया और दोबारा फिर वो कह रहा है कि वो गाड़ी ख़रीदना चाहता है। तो यहाँ पे जो है
इस ऑफ़र को जब एक बार रिजेक्ट कर दिया गया तो दोबारा से उसे आप एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते जब तक कि उसे रिन्यू नहीं किया जाता। तो अब जो सेकंड टाइम बी ने ए को कहा तो वो नया प्रपोज़ल है बी की तरफ से। अब ए बताएगा कि वो अपनी गाड़ी बी को बेचना चाहता है या नहीं बेचना चाहता। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरर। जो एक्सेप्टेंस है वो ऑफरर को आपको कम्युनिकेट करनी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा कि मैं तुम्हारी गुड्स ख़रीदना चाहता हूँ या मैं तुम्हारा जो है काम करना चाहता हूँ। जो भी प्रपोज़र और जो प्रोमिसर और प्रोमिसी के बीच में, जो भी दोनों पार्टीज़ के बीच में जो भी जो है कोई भी एग्रीमेंट होता है, कोई भी बात होती है, तो वो अगर ऑफरर जो है एक पार्टी दूसरी पार्टी को बता रही है तो दूसरी पार्टी को अपनी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, ब्रॉकडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेल कंपनी। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि एक कंपनी थी, उसने रेलवे कंपनी के मैनेजर के पास कोयला यानी कि वो सेंड करने के लिए एक प्रपोज़ल भेजा। अब रेलवे कंपनी के मैनेजर ने उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया। अब उसने वो एक्सेप्ट करके अपने दराज में ही रख दिया और वो पोस्ट करना भूल गया या इन्फॉर्मेशन देना भूल गया। तो अब जो ये है केस कोर्ट में गया, तो कोर्ट ने क्या कहा कि जो रेल कंपनी का मैनेजर है उसने जो एग्रीमेंट है उसकी कॉपी कॉयल कंपनी को सेंड नहीं की। तो जब उसने अपनी एक्सेप्टेंस कि वो कोयला ख़रीदना चाहता है, जब अपनी एक्सेप्टेंस नहीं भेजी कॉयल कंपनी के पास, तो फिर कॉयल कंपनी भी जो है यहाँ एग्रीमेंट के अंडर बाउंड नहीं होती, क्योंकि जब तक एक्सेप्टेंस नहीं भेजी जाती तब तक जो है कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होता, तब तक एग्रीमेंट क्रिएट नहीं होता। तो यानी कि एक्सेप्टेंस जो है वो उसका कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सेप्टेंस जो है एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है, यानी कि आप बोलकर या लिखकर अपनी एक्सेप्टेंस दे सकते हो या अपने बिहेवियर के थ्रू भी शो कर सकते हो कि आपने जो है ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है। तो अगर ए बी को कहता है कि मैं तुम्हें अपनी गाड़ी 1 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ, बी कहता है कि हाँ मैं ख़रीदना चाहता हूँ, बोलकर या लिखकर इन्होंने ये एग्रीमेंट किया, तो ये एक्सप्रेस है। अब इम्प्लाइड का एग्ज़ाम्पल क्या है कि जैसे कि आपने अगर कहीं जाना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, आप बस में बैठ जाते हो, बस वाला जो है आपको ले जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, तो आप किराया दे देते हो बस को। तो आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो क्या है, वो इम्प्लाइड है कि बस खड़ी है, आपने मान लिया जींद से दिल्ली जाना है तो आप बस में बैठ गए, बस खड़ी है दिल्ली जाने के लिए, आप जाकर बैठ गए उसमें, ठीक है कि, और आप फिर बैठ गए तो आपको किराया पे करना पड़ेगा। तो ये आपकी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है।